ब्रेक के बाद स्वागत है और सवाल बरकरार है कि शहर की सरकार आखिर किसकी बनने जा रही है। हालांकि ये 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, बस कुछ ही समय रह गया है मतदान के समाप्त होने का, लेकिन ऐसे में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है मतदाताओं के बीच। तमाम गणमान्य लोग अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और तस्वीर भी साफ हो जाएगी 13 तारीख को। हमारे तीनों मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो मेरा सवाल अब पीयूष पंत जी आपसे है, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ज्यादातर देखा जा रहा है कि बीजेपी और बीएसपी की साख जो है सबसे ज्यादा दांव पर लगी है, लेकिन अगर सपा और कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए खोने को कुछ भी नहीं है और पाने को बहुत कुछ है। लेकिन क्या वो इस का फल उठा पाएंगी, इसका लाभ उठा पाएंगी दोनों पार्टियां? हर पार्टी ये कोशिश कर रही है और मैं तो कहूंगा हर पार्टी के लिए सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। पार्टी के लिए सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासकर योगी जी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जीतना, क्योंकि इससे एक मैसेज जाएगा कि अकेले योगी जी ने जो जिम्मेदारी उठाई थी निकाय चुनाव की, जहां कोई भी केंद्रीय नेतृत्व का कोई भी नेता इस तरह से आया नहीं प्रचार के लिए, तो योगी जी का ये एक टेस्टिंग ग्राउंड होगा ये कि वो कितनी सीटें दिलवा पाते हैं, कितने पूरे सारी जो है कि सीटें दिलवा सकते हैं। सारी जो मेयर के पद, पिछले बार तो सारे मेयर के पद जो है वो बीजेपी को मिले थे, इस बार की क्या स्थिति बनती है। तो इसीलिए उन्होंने इतनी ज्यादा जो है मेहनत करी है, क्योंकि ये उनका भी टेस्टिंग है, उनका भी रिजल्ट इसमें है, सामने आने जा रहा है 2024 के पहले, कि वो यूपी की 80 सीटें दिला पाएंगे बीजेपी को कि नहीं, ये भी सवाल उठेगा। तो ये है, साथ में समाजवादी पार्टी भी देखिए लड़ रही है, कि समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है अपने वजूद को उत्तर प्रदेश में बनाए रखना, अपना विस्तार करना, और जो है कि 2024 के मद्देनजर यूपी से जो है कि ज्यादा जो है कि सीटें ले जाने के लिए जो है समाजवादी पार्टी भी सामने होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी है या फिर विपक्ष में समाजवादी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके लिए भी। और साथ ही में मैं कहूंगा कि बीएसपी ने भी, हालांकि बीएसपी जो है कि बहुत ही कमजोर स्थिति में है, पहले भी रही है, लेकिन इस बार उन्होंने अपना समीकरण बदला है। पिछली बार उन्होंने ब्राह्मणों को टिकट दिए थे विधानसभा में, तो मात खाई थी उन्होंने। इस बार जो है उन्होंने मुस्लिम को फिर वो टिकट दिए, 11 मेयर के लिए उन्होंने 11 मुसलमानों को टिकट दिए। तो ये दलितों और जो मुसलमानों का कॉम्बिनेशन लेके मायावती भी आई हैं, उनको भी सबकी नजर 2024 पे है, अपना ग्राउंड मजबूत करने के लिए। कांग्रेस ने भी देखिए, कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है, हालांकि कांग्रेस सबसे पीछे लगती है क्योंकि संगठन बहुत कमजोर है, लेकिन इस बार उन्होंने जो इस चुनाव में, जो कि होना भी चाहिए, जो स्थानीय चुनाव में स्थानीय लीडरशिप या जो राज्य की लीडरशिप है वो महत्वपूर्ण होती है। तो कांग्रेस ने एक अच्छा काम ये किया है कि उसने अपने जिला अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दी है इसको। तो ये अच्छा कदम है। डेमोक्रेसी में जो है, आप जो लोकल लेवल के जो चुनाव होते हैं वो लोकल लीडरशिप को जिम्मेदारी देनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी बनती है तो उसी हिसाब से वो रिजल्ट भी देते हैं। अब इसका कितना परिणाम निकलता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तो हर पार्टी का मुझे लगता है कि देखिए बनीशा जी, हर का स्टेक इसमें है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे अपने ग्राउंड है, जहां से आप वर्कर्स पैदा करते हैं, जहां से आप अपना प्रभाव पैदा करते हैं, यहां से आप ग्रो करते हुए स्टेट लेवल पे जाते हैं, फिर सेंट्रल लेवल पे जाते हैं। तो ये लोकल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वहां से ही आपके फाउंडेशन बनती है पार्टी की। पीयूष जी, आप कह रहे हैं कि बसपा एक बार फिर से मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन कितनी सफल हो पाएगी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर अयोध्या की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो तमाम दल हैं वो ब्राह्मण कार्ड वहां पर खेलते हुए नजर आए, लेकिन वही बसपा ने यादव कार्ड खेला है, वो कितना कामयाब हो पाएगा? नहीं, देखिए निश्चित रूप से बिल्कुल, जहां भी ब्राह्मण कार्ड सबने खेला है तो वो इसीलिए उन्होंने यादव कार्ड चला है वहां पे, ताकि जो है कि हालांकि वहां से जो है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी काफी मजबूत है, समाजवादी पार्टी की भी जमीन वहां मजबूत है, बिल्कुल। तो यादव के इसलिए वोट काटने के लिए उन्होंने जो कोशिश करी है, जहां ब्राह्मण के वोट कटेंगे आपस में और जो है कि जो यादव वाला कैंडिडेट जो है वो आगे निकल सकता है, तो उसी स्ट्रेटजी से उन्होंने ये काम किया है वहां पे। इसीलिए हर पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निकायों पे, एक टाइम था जब मायावती जो है निकायों में तो पार्टी के कैंडिडेट खड़े ही नहीं करती थी जी, वो बिल्कुल पार्टी का सपोर्ट ही नहीं देती थी, लेकिन अब उनको भी बात समझ में आ गई कि अगर वो नहीं करेंगी तो उनका अस्तित्व, बीएसपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो तमाम क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश मायावती ने की है।
बीएसपी ने की है। दिलीप जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि शाहजहांपुर का अगर हम जिक्र करते हैं तो अभी नया नगर निगम बना है। इससे पहले वो पालिका क्षेत्र में आता था, नगर पालिका हुआ करता था। 2017 में जब चुनाव हुआ था उस वक्त समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या नजर आ रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत देर में आकर अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया था, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए पैठ बनानी शुरू की थी, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? शाहजहांपुर को लेकर क्या जातीय समीकरण, क्षेत्र समीकरण आपको समझ में आ रहा है? दिलीप जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए पीयूष जी, आवाज मिल रही है आपको? पीयूष जी का रुख करना चाहूंगी। जी 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 बिल्कुल। जी पीयूष जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि लगातार ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नया अगर कोई नगर निगम बना है तो वहाँ पर, क्योंकि 2017 की बात करें तो नगर पालिका में था, समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की थी, सत्ता हासिल की थी, लेकिन क्या इस बार कुछ चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, जातीय समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कवायद तो तमाम दलों की तरफ से यहाँ पर भी देखने को मिली है। देखिए, निश्चित रूप से जो है कि जब अपग्रेडेशन हो जाता है तो उसकी डिमांड कुछ और हो जाती है, और उसी हिसाब से जो प्रोफाइल होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का वो बदल जाता है। उसमें कौन सी जाति समूह ज़्यादा नंबर्स में है, ये सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। उसी हिसाब से जो है कि आपको अपने कैंडिडेट तय करने होते हैं और जो है चुनाव लड़ना होता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती होगी इस बार, और उतना आसान नहीं होगा उनके लिए इस बार जो है इस चुनाव को जीतना, क्योंकि इसमें और एडिशनल जो है कि इलेक्टोरेट जुड़ गए हैं साथ में, और उनका प्रोफाइल अलग भी हो सकता है। तो ये उनके लिए थोड़ी सी एक चुनौती है। अब देखना ये होगा कि आज के दिन क्या हुआ और 13 तारीख को क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था। कानपुर जैसे वो ज़िले हैं, मेरठ जैसा वो ज़िला है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले निश्चित तौर पर माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से लगातार यहां पर अब वोटिंग हो रही है, पहले चरण के मतदान भी हुए, दूसरे चरण का मतदान हुआ, लेकिन जिस तरीके से पूरी कवायद यहाँ पर झोंकी गई, क्या नजर आ रहा है? दिलीप जी, आवाज़ मिल रही है आपको? बताएं जी, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही थी, तो क्या वाकई में यहाँ पर जिस तरीके से आपने भी देखा होगा प्रचार प्रसार में तमाम जो दल है वो झोंकते हुए नजर आए, अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए, क्या वाकई में त्रिकोणीय मुकाबले इन तमाम जिलों में नजर आएंगे? कानपुर या मेरठ जैसे जिलों की अगर जब हम बात करते हैं तो कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला बहुत थोड़े परसेंटेज में हो सकता है। देखिए, मेन मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बहुजन समाज पार्टी ने जहां जहां अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, ये हम लोग पिछले कई बार से देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक्टिव पॉलिटिक्स में, मायावती कहीं भी आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर नहीं आएंगी। कभी ट्विटर पे भाषण, कभी एक आध मीडिया में बाइट, इससे ज्यादा वो आप कहीं क्षेत्र में जनता के बीच में नजर नहीं आती हैं। और जो राजनीतिक गलियारे में खबर है कि बसपा जो भी गतिविधि कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कर रही है। तो जहां जहां उसने प्रत्याशी उतारे हैं, उसने जहां जहां यादव प्रत्याशी उतारे हैं, जहां जहां मुसलमान प्रत्याशी उतारे हैं, वो साफ जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के वोट काटने के उद्देश्य से उतारे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को हराने के लिए मैदान में आई है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। क्योंकि जो जातीय समीकरण है, जो मुलायम, जो बहुजन समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव फैक्टर कहा जाता है, वो मुस्लिम यादव फैक्टर अभी भी काम कर रहा है, और उस फैक्टर को तोड़ करके उसको कमजोर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। तो त्रिकोणीय मुकाबला पूरे प्रदेश में नहीं है, सिर्फ दो लोगों के बीच में मुकाबला है, और इन्हीं लोगों के बीच में मुकाबला। दिलीप जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि मेरठ में कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बसपा का जो मेन टारगेट है वो सपा के वोटर्स को काटने का है। मेरठ की जब हम बात करते हैं तो कौन किसका खेल बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है मेरठ के अंदर? देखिए, हर पार्टी एक दूसरे का खेल बिगाड़ने की कोशिश करती है, और मैंने कहा कि टक्कर में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पर बसपा के लिए भी तो चुनौती है ना बड़ी, बसपा के लिए तो खुद बड़ी चुनौती है मेरठ। देखिए, बसपा कहीं भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। आप बसपा का रोल इस वक्त समझिए, आज करंट पॉलिटिक्स में
बसपा अगर 2-4 सीटें जीत के ले भी आती है तो उसका कोई महत्व नहीं है, ये मायावती भी जानती हैं और वो जीतना नहीं चाहती। उनका उद्देश्य अगर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं तो उनका उद्देश्य अपने कैंडिडेट को जिताना कम, समाजवादी के कैंडिडेट को हराना ज्यादा है। और वो हराना इसलिए ताकि वो वोट जब कटेंगे तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सीधा सा उद्देश्य। अच्छा नवल कांत जी, आपका रुख करते हुए, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर हम जिक्र करते हैं तमाम राजनीतिक क्षेत्रों की बात करते हैं या फिर ऐसे मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं बीजेपी के द्वारा तमाम तरीके से यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी गई थी, चाहे हम समाजवादी पार्टी का भी जिक्र करें, और हालांकि जैसे कि अब लगातार दिलीप जी भी जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर बसपा की तरफ से भी, लेकिन एक उतना प्रभाव नहीं है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम नाराजगी की बात करते हैं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव दो निकल कर सामने आते हैं, युवाओं की तरफ से भी और युवा वर्ग की तरफ से भी, कि या तो आपने विकास किया है, हम उससे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप नाराज भी हैं तो भी उन्हीं क्षेत्र में काफी लंबे समय से आप उन्हीं जनप्रतिनिधियों को जिता रहे हैं, उन्हीं दलों को जिता रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये जो चुनाव है लंबे समय से बीजेपी का चुनाव रहा है, बीजेपी जीत दर्ज करती रही है। इस फेज में भी 2 सीटें बसपा के पास थी। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के पास खोने के कुछ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर एक भी सीट जीत जाती है तो उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। एक उदाहरण मैं आपको दे दूंगा कि जो अयोध्या पिछली बार बीजेपी जीती थी, बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी, और उसके बाद जो मेयर वहां घोषित हुआ, वहां का मेयर का प्रत्याशी बदलना पड़ता, गिरिजेश पति त्रिपाठी को लाया गया और जो उपाध्याय जी थे उनको हटाया गया क्योंकि उनपे घोटाले के आरोप लगे थे। तो जाहिर सी बात है बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है वहां पे, और समाजवादी पार्टी की भी कोशिश उसी को लेकर के है। लेकिन हाँ, बसपा को पूरी तरह से खारिज करना ये मुझको समझ में नहीं आता। निश्चित रूप से बसपा की स्ट्रेटेजी जरूर यही है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 3 पे ले आया जाए और वो एक मैसेज जाए कि नहीं, बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो बीएसपी है। लेकिन जिस तरह के प्रत्याशी घोषित किए हैं बहुजन समाज पार्टी ने, वो जाहिर सी बात है किसी को नुकसान कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। सीधे सीधे देख लीजिए, सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी बसपा ने घोषित किए, तो जाहिर सी बात है अगर वो जितने भी वोट काटेंगे वो समाजवादी पार्टी के काटेंगे। जहां ज्यादा प्रत्याशी घोषित किया वहां पे भी समाजवादी पार्टी के काटेंगे। लेकिन बीएसपी ने भी पूरे देश की पॉलिटिक्स में एक नया प्रयोग किया कि 320 मुस्लिम उसको सभासद के टिकट दिए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर 320 करीब 320 है, उसमें से अगर 30 भी जीत जाते हैं तो बीजेपी ये कहने में कामयाब होगी कि जो मुस्लिम है वो बीजेपी से दूर नहीं है, वो अछूत नहीं है। लेकिन ऐसे में देखिए सुभाषपा का कद क्या होगा, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, वो भी चर्चा में इंक्लूड करेंगे। नगर निगम चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं, निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है, सभी दल सुपर एक्टिव मोड में नजर आए। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीएसपी खेल बिगाड़ने का काम कर रही है। लेकिन बीएसपी किसका खेल बनाएगी और बिगाड़ेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सभी मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। तो मेरा सवाल नवल जी आपसे ही है कि अलीगढ़ की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल्य इलाका है, सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वहां पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वहां पर बिखरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या समीकरण अलीगढ़ के बैठ रहे हैं? देखिए, अलीगढ़ की सीट निश्चित रूप से मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट है, लेकिन जिस तरह के प्रत्याशी इस बार घोषित किए गए तो हमको बीएसपी की राह बहुत आसान नजर नहीं आ रही है। और मुझको लगता है कि वहां जिस तरह से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, पीयूष जी आप कितने सहमत नजर आ रहे हैं? क्या बीजेपी को अलीगढ़ में फायदा पहुंचेगा या फिर मुस्लिम वोटर्स के जरिए बीएसपी और सपा कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए नजर आने वाले हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा मिल सकता है क्योंकि बसपा जो है, ये बात सही है कि वो उस तरह से लड़ नहीं रही है, कैंपेन कर नहीं रही है, तो वो उसके वोट जो भी मिलेंगे, मुसलमान वोट मिलते हैं या दलित वोट मिलते हैं, तो वो काट देंगे दूसरी पार्टियों के और भाजपा को फायदा मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खुद जो है मुसलमान 350 मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं इस चुनाव में पूरी तरीके से।
ये एक नई बात है। जो भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है जहर उगलती रहती है, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी लगातार उनको अपने निशाने पे लेते रहते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में 350 जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं यहाँ पे। तो मेयर पे नहीं उतारा है, लेकिन जो बाकी जो है जो आपके क्या नाम नगर पंचायत अध्यक्ष है, उस तरह के जो है वहाँ पे इस तरह के। पीयूष जी, आपने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जनता पार्टी भी कर रही है। ठीक है, आपने बोला बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इससे पहले भी बीजेपी कई बार मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन जीत मिलती हुई बीजेपी को नजर नहीं आई। दिल्ली से ही अगर हम सीख ले लें तो कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनाव में भी चांदनी चौक से बीजेपी ने तमाम मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा था मैदान में, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। अलीगढ़ में क्या असर पड़ने वाला है लग रहा है आपको? और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सभी लोग समझ रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाह रही है, कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से कह लीजिए, तो ऐसे में क्या जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि बीएसपी के साथ नहीं रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? निश्चित रूप से देखिए, ये जहां तक जो मुस्लिम जो समीकरण बनाया है मायावती ने, जो है कि दलित और मुस्लिम समीकरण जो है, तो उसमें तो दलित तो उनका एक कोर वोटर है, वो उनके साथ लगा रहता है, चाहे जहां भी जाएंगी जो भी कहेंगी वो करेगा। लेकिन मुस्लिम मतदाता निश्चित रूप से उसमें सफलता उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि मुस्लिम मतदाता जो है कि अब वो जो है सतर्क हो गया है, और वो ये समझ रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के बीएसपी रह गई है, और इसलिए जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी अगर जीत के आ जाती है उसकी वजह से, तो वो उसके साथ क्यों जाएगा? निश्चित रूप से नहीं जाएगा। उसका वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जो मायावती ने भले ही ये कोशिश करी है, भले ही चाहे वो बीजेपी के कहने पे की हो कि उनके वोट काट के जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा दे, लेकिन मुस्लिम मतदाता जहां तक मुझे लगता है वो देगा नहीं वोट जो है मायावती के कैंडिडेट को, क्योंकि वो अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। क्योंकि सवाल ये है कि जिस तरह का माहौल बना है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जो है, उसमें निश्चित रूप से मुसलमान जो है सोच समझ के वोट देगा, और ऐसी पार्टी को कतई नहीं देगा जिसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसका फायदा जो है कि मायावती अगर ऐसा कर रही है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से मिल पाएगा, क्योंकि जो है कि हालांकि कोशिश यही है, लेकिन क्योंकि मुस्लिम मतदाता मेरा ये मानना है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, और वो मायावती को एक समय में था, मायावती के साथ था वो, और मायावती को जीत दिलाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी। लेकिन बाद में जिस तरह से मायावती जो है कि वो ब्राह्मणों को ज्यादा महत्व देने लगी, और है तो वो जो पीछे खसकने लगा, और फिर मायावती तो पूरी तरह से निष्क्रिय सी हो गई, और भाजपा की बी टीम के रूप में जो है वो जानी जाने लगी। तो ऐसे में मुसलमान मतदाता जो है कभी भी जो है मायावती के कैंडिडेट को वोट दे के अपना मत को जाया नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। जरा दिलीप जी का रुख करना चाहेंगे। दिलीप जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं तमाम मुद्दों की, लेकिन ऐसे में तमाम पार्टियां तो हमें नजर आई हैं, चलिए चुनाव प्रचार भी कर दिया है, लोगों के बीच में भी पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसे में जब हम कद की बात करते हैं या फिर किसी वर्चस्व की बात करते हैं, तो सुभाषपा एक ऐसी दल आ जाता है जिसका कद इन चुनावों के माध्यम से तय होगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि नगर निकाय के चुनावों में सुभाषपा का आने वाले समय में कद तय होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, कद वैसे तो नहीं तय होगा, लेकिन सुभाषपा का जो कैडर वोट है वो निचले तबके का वोटर ज्यादा है, और निचले तबके का वोटर छोटे क्षेत्रों में एक इन्फ्लुएंस रखता है। सुभाषपा का जो कैडर वोट है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इन्फ्लुएंस रखता है, तो वर्चस्व नहीं साबित होगा, लेकिन इंडिकेशन जरूर मिल प्रभाव जाएगा। तो पड़ेगा कि कितना प्रभाव है सुभाषपा का उन तमाम क्षेत्रों में, कितना प्रभाव पड़ेगा। दूसरा फर्क ये भी होता है, देखिए, अगर राजनीति की असली स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखिए तो जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं वो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं। क्षेत्रीय चुनाव में क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, जो प्रथा रहती है, और वहां पर जो व्यक्तिगत जुड़ाव होता है, व्यक्ति का लोकल इन्फ्लुएंस भी बहुत काम करता है, क्योंकि उसका जो एरिया होता है बहुत छोटा सा एरिया होता है, और अगर व्यक्ति जरा भी सक्रिय है या जरा भी वो सामाजिक है या किसी भी रूप में सक्रिय है, तो उसको पूरा क्षेत्र व्यक्तिगत रूप से जानता है। तो इस चुनाव में व्यक्तिगत संबंधों का भी बहुत फर्क पड़ता है। पिछली बार के अगर आप नगर निकाय चुनाव उठा करके देखें तो बहुत सारी ऐसी सीटें निकली थी जहां पर
भाजपा की लहर थी, लेकिन भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियों ने या निर्दलीय प्रत्याशियों ने सीटें जीती थी। कारण सिर्फ इतना था कि उनका व्यक्तिगत प्रभाव उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा था। तो सुभाषपा का जिन क्षेत्रों में प्रभाव है, उन क्षेत्रों में उसकी मजबूती को ये चुनाव जरूर दर्शाएगा। बिल्कुल, और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी दिशा और दशा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी हिमानी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है ऐसे समय पर क्योंकि लगातार इसको सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, नवलकांत जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पीयूष पंत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो हिमानी देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस सेमीफाइनल को लेकर तमाम जो दल हैं वो लोकसभा चुनाव का 2024 का सेमीफाइनल इन निकाय चुनाव को मानकर चल रहे हैं, लेकिन कितने कारगर इनके चुनाव प्रचार या आजमाइश थी चुनावी मैदान में, वो कितनी साबित होती है, कितनी सही साबित होती है, वो 13 को पता चलेगा। और तमाम दल जिस तरह से वादे भी करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर 2024 का एजेंडा लेते हुए चल रहे थे मनीषा, और उनके तमाम दावों वादों में उसी की झलक भी देखने को मिली। और ऐसे में अब देखना होगा कि किसके दावों और वादों में दम है और जनता किसके संग है इस बार। और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई भी माना जा रहा है निकाय चुनाव, क्योंकि इसका सीधा इंपैक्ट कह लीजिए मनीषा कि 2024 के चुनावों में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी का जिस तरह से 2017 में बोलबाला था, बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि सपा भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। वहीं बसपा की अगर बात कर ली जाए, बसपा भले ही मैदान में उतरती रही हो लेकिन अपने बलबूते पे कोई दमदार परफॉर्मेंस देती नजर नहीं आई। 2017 का भी जिक्र करते हैं तो 2017 में भी महापौर में सिर्फ 2 ही पद बसपा ने हासिल किए थे, लेकिन बाकी जो 14 पद थे महापौर के वो बीजेपी के हाथ से आए थे। लेकिन इसी बीच ये काफी जरूरी हो जाता है ना हिमानी, क्योंकि मूलभूत मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं दूर रह जाते हैं या फिर उनको लोग उठाना भूल जाते हैं। अगर विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष उतनी सक्रिय भूमिका के साथ नजर नहीं आता है इन चुनावों में भी। बिल्कुल, और यहाँ पर भारी कमी जो है कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में ही देखी जाती है। जो मुद्दे उठने चाहिए वो नहीं उठाते, और वो कहते हैं ना कि एक ही लय में चल पड़ते हैं सभी दल, तो उसी लय में चलते हैं और कहीं ना कहीं जिसके खिलाफ बोला जाता है उसी के सर पर ताज सजा दिया जाता है। और ऐसे में अब इस साख की लड़ाई में कौन जीतता है ये 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।